हेलो एवरीवन। ये हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हिस्ट्री के चैप्टर का, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब हंटिंग गैदरिंग मतलब क्या हुआ कि जब 8,000 10,000 साल पहले जब ह्यूमंस होते थे तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे। हंटिंग मतलब शिकार करना, शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, तो उन्हें कहते थे हंटिंग गैदरिंग। तो वहाँ हंटिंग गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड मतलब वो किसान कैसे बने, किसान इन द सेंस कि अपने भोजन के लिए वो उगाना कैसे शुरू किए, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। मतलब जो पहले के लोग थे वो क्यों हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। तो उसके कई सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन जो है वो ये है, रीजन नंबर 1, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. यानी कि अगर वो किसी एक जगह पे रुकते तो क्या होता कि वहाँ के अवेलेबल जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो उनको खा चुके होते, वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर चुके होते। तो ऑब्वियसली उनके पास फिर कुछ बचता नहीं वहाँ के आसपास के एरिया में, तो उन्हें मूव करना पड़ता होगा। ऐसा हमारा अनुमान है कि हमें मूव करना पड़ता होगा जब वहाँ के सारे रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो जाते। इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। दूसरा रीज़न ये है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड। यानी कि अब जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें खाते थे। अब वो जिन जानवरों का शिकार करते थे वो भी तो कुछ खाते होंगे, तो वो अपने से छोटे जानवरों, अपने से छोटे जो शिकार है उनके खोज में आगे निकलते होंगे। इस वजह से उनका शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट होता होगा। तीसरा क्या रीज़न है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। मतलब जो भी हम जानते हैं कि जो भी हम फल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, कई सब्जियां ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि अरे गर्मी आ गई, अब मैंगो का सीज़न है, अब लीची का सीज़न है, ठंड आ गया तो किसी और का सीज़न है फ्रूट का। तो ये क्या है, सब्जियों का सीज़न चेंज होता है। जैसे ठंड आ गई तो मेथी होगा और मटर मिलेंगे। तो सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सब्जियां होती हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो एक सीज़न में अगर किसी जगह रह रहे हैं, वहाँ पे अगर सपोज कि फ्रूट्स हैं एप्पल के, या फिर एप्पल तो अब तो हर सीज़न में ही मिलता है, लेकिन सपोज फ्रूट मतलब फल है वहाँ पे अवेलेबल, ग्रेप्स या फल हैं कुछ और, तो वो क्या होगा, उस सीज़न में तो उगेगा। लेकिन क्या सिर्फ उसी सीज़न में थोड़े खाना होता है, हर सीज़न में हमें खाना खाना होता है। तो नेक्स्ट सीज़न में हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न में हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। इस वजह से भी पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते होंगे। एक और रीज़न है जिसका जिक्र जो है इस चैप्टर में है, वो है कि ऑब्वियसली जो भी ह्यूमंस होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की ज़रूरत के कारण जो लोग हैं वो या तो रिवर के किनारे या तो लेक के किनारे रहा करते होंगे। अब हर जो रिवर होता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें 12 महीने जो है पानी होता हो। दो तरह के रिवर होते हैं, एक वो होते हैं जिसमें 12 मास होता है पानी, दूसरे तरह के वो रिवर होते हैं जिसमें किसी सीज़न में, जैसे अगर सूखा पड़ा है, सूखे के समय यानी बहुत ज़्यादा गर्मी के समय वहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होते हैं, फिर बरसात आती है उसमें पानी अवेलेबल हो जाते हैं। तो लेकिन पानी की आवश्यकता तो हर सीज़न में हर समय होती है। तो उसके लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता था कि जब लेक्स और रिवर, ऐसे रिवर और लेक के किनारे रहते हैं जहाँ पे पानी जो है एक सीज़न में है, एक सीज़न में नहीं है, तो पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे पहले के लोग। फिर बात आती है कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम कैसे इन लोगों के बारे में जानते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, ये इनका काम ही ये है कि वो डिटेक्टिव की तरह खोजे
कि आखिरकार पहले के लोग कैसे होते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। तो वो सारी चीज़ों को खोज के आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि अब खोजा क्या, मैटर तो ये है कि खोजा क्या जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें बताया। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिली जो ये बताती है कि पहले के लोग जो हैं वो हंटर गैदरर हुआ करते थे, यानी शिकार करके खाना इकट्ठा किया करते थे। तो उन्हें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं जो वो यूज़ करते थे। टूल्स मतलब औजार ऐसे मिले जो वो यूज़ किया करते थे। उनमें से सबसे पहले आता है स्टोन। स्टोन, उसके नीचे मैंने लिखा है सर्वाइव्ड बेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे पत्थर मिले हैं जिनको औजार के रूप में बनाया गया था और जिनसे शिकार किया जाता था। और सर्वाइव बेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अभी तक वो अच्छे खासे मतलब हालात में मौजूद हैं एज कंपेयर टू बाकी की चीज़ें। जैसे मिली तो हड्डियां भी हैं, मिली तो वुड भी हैं, जिसको अर्ली मैन जो है वो यूज़ किया करते थे एज अ टूल। लेकिन इनमें से स्टोन जो है वो सबसे अच्छा, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो वो हमें मिला है। तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं ऐसा कि वो हंटर गैदरर थे। नेक्स्ट होता है कि वो यूजेस, मतलब वो इन टूल्स का यूज़ क्या किया करते थे। तो इन टूल्स जो वो औजार बनाते थे उसको वो क्या करते थे, जैसे शिकार पकड़ा तो मीट काटने के काम, हड्डियाँ काटने के काम, पेड़ के जो मतलब ऊपरी जो सतह होती है उसको छीलने का काम, फ्रूट्स को काटने का काम, रूट्स को काटने का काम। और कुछ ऐसे भी हुआ करते थे, जैसे स्टोन का हमने बना दिया शार्प, उसको एक लकड़ी में बांध दिया और उसको फेंक के हमने शिकार किया, मतलब हमने उसे यूज़ किया एरो की तरह। तो शिकार ऐसे भी किया जाता था कि ये नॉर्मली घर आया तो उसको चॉप करने काटने के काम, और लकड़ी में बांध के शिकार पे दूर से तीर की तरफ फेंकने के भी काम आता था, भाला की तरफ जैवलिन आप कह सकते हो, उसकी तरफ फेंकने के भी काम आता था, जिससे शिकार आसानी से पकड़ा जाए। टूल्स सिर्फ इतने ही जगह पे यूज़ नहीं होता था। टूल्स जो है वो वुड को काटने के काम के साथ साथ, मतलब लकड़ी, फायरवुड, आग जलाने के लिए भी लकड़ी छोटा छोटा करना ज़रूरी है, उसके भी काम आता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ियाँ जो हैं वो घर, झोपड़ी और औजार बनाने के भी काम आया करती थी। अब है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के लोग कैसी जगह चुनते थे अपने रहने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खोजा है बहुत सारे एविडेंसेस हंटर गैदरर्स के, यानी कि वो जो पुराने टाइम पे रहा करते थे हमारे पूर्वज, जो हंट करके खाना इकट्ठा करते थे, उसमें से ज़्यादातर जो साइट्स है, ज़्यादातर वो जगह है जहाँ पे अवशेष एविडेंसेस मिले हैं, वो दो जगहों पे लोकेटेड है ज़्यादातर, मोस्टली, मतलब नॉट ऑल। उसमें से कुछ जो है वो सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब या तो नदी या फिर लेक्स के किनारे मिले हुए हैं, या तो वो स्टोन्स के किनारे मिले हुए हैं। मतलब स्टोन्स के किनारे मतलब ऐसी जगह जहाँ पे स्टोन्स मिलती है, जैसे पहाड़ी इलाका, या फिर ऐसे जहाँ पे अच्छे क्वालिटी के स्टोन मिलते थे, क्योंकि उनको स्टोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी हर चीज़ के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि स्टोन्स की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती थी, कि मीट चॉप करने के लिए, जानवर मारने के लिए, फ्रूट्स चॉप करने के लिए, मतलब फ्रूट्स काटने के लिए। तो ये या तो स्टोन्स के आसपास रहते थे अच्छे क्वालिटी के, या तो पानी के आसपास रहते थे। और ज़्यादातर जो एविडेंस है वो हमें या तो नदी के किनारे मिली है या वाटर के अंदर भी मिला है। अब वाटर के अंदर का मतलब ये नहीं है कि वो पानी के अंदर अपने टूल्स रखा करते थे, इसका मतलब ये है, आगे में हम ये पढ़ेंगे, कि बहुत सारे ऐसी भी जगह थी जहाँ पे लोग रहते थे, बाद में नेचुरल डिजास्टर हुआ, फ्लड आया, ऐसा कुछ हुआ और वो जगह पानी के अंदर चला गया, डूब गया, तो वहाँ की चीज़ें भी डूब गई और पानी के अंदर हो गई। नेक्स्ट आता है साइट्स। अभी हमने जिक्र किया कि बहुत सारे साइट्स। अब ये साइट्स होता क्या है, तो साइट्स वैसी जगहों को कहते हैं, जैसे नॉर्मल बोलचाल में हम कहते हैं ना कि जैसे कोई जमींदार हुआ या कोई ऐसा जो जमीन देखने जा रहा है या कोई अपनी जगह देखने जा रहा है, तो कहते हैं हम साइट पे जा रहे हैं। तो साइट यहाँ पे भी जगह को ही कहते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल साइट क्या होता है कि वो जगह जहाँ पे चीज़ें, मतलब पुराने ज़माने की चीज़ें मिलती हैं, मिली हुई हैं। जैसे आगे में हम भी पढ़ेंगे ये चीज़ कि जैसे कहीं रेलवे ट्रैक बन रहा था, जैसे पाकिस्तान साइड में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो
हमने खोजा। तो हड़प्पा जो गांव है उसके आसपास जब ट्रेन की पटरी जब बिछ रही थी तो क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत पुराने टाइप के पत्थर वत्थर मिले। पत्थर मिले तो लोग को उस समय जो बना रहे थे अंग्रेज के समय पे, तो वो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया और उन्हीं पत्थर का यूज़ करके रेलवे ट्रैक भी बना दिया। बाद में पता चला कि वो तो एक बहुत पहले 4500 साल पहले का शहर हुआ करता था जो खत्म हो गया। अब जिस वजह से भी खत्म हुआ हो वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं, लेकिन वहाँ पे मिला था। तो ये क्या होता है, साइट हम किसको कहते हैं, वैसी जगह जहाँ पे वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि औजार हुए, टूल्स, पॉट्स हुए, बिल्डिंग हुए, ये सारे मिले हुए हैं, उन जगहों को हम साइट्स बोलते हैं। तो दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ऐसे ये जो चीज़ें हैं वो बहुत पहले लोगों ने बनाया, उसको यूज़ किया और छूट गया, मतलब छोड़ के चले गए इन द सेंस कि ऑब्वियसली 4500 साल पहले के लोग अभी तो रहेंगे नहीं, मतलब जैसे जैसे समय गया वो चीज़ें उनकी वहीं पे रह गई। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी बताया, ये जो चीज़ें हैं या तो सरफेस पे भी मिलती हैं अर्थ के, या तो पानी के पास भी मिलती है, पानी के अंदर भी मिलती है। अभी हम साइट्स की बात किए तो कुछ साइट्स के बारे में पढ़ भी लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जगह हैं जिनको हम साइट्स बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स, जहाँ पे पुराने टाइम की चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो कुछ साइट्स के बारे में हम फिलहाल इस चैप्टर में जिक्र है और हम पढ़ सकते हैं। तो हंटर गैदरर्स के कुछ साइट्स में से एक है जिसको हम कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, तो ये फिलहाल इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसमें ये सेंट्रल इंडिया में पाया गया है, मध्य प्रदेश में रेजिन डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। वहाँ पे क्या है कि लंबे साइड से बहुत सारे रॉक्स हैं जो कि जहाँ पे लोग रहा करते थे, वहाँ पे उनके अवशेष मिले हैं। तो ये जो साइट है वो रॉक शेल्टर्स है और ये कहाँ पे पाया गया, मध्य प्रदेश में रेजिन डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के पड़ता है। यहाँ पे पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक के टाइम की चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, उस टाइम का लाइफ स्पैन से रिलेटेड चीज़ें एविडेंस हमें मिला है। अब ये पैलियोलिथिक मीजोलिथिक क्या होता है, स्टोन एज, ये सब क्या होता है, ये हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिर बात आती है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब व्हाट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। फिर बात आती है कि ये इस साइट में है क्या, तो इस साइट में जो है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पे यूज़ किया गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल तो मैं भी दूंगी। अब ये रॉक शेल्टर क्या कंसिस्ट करता है, इसमें 7 हिल्स हैं, 7 हिल्स हैं, जो कि जहाँ पे 750 से भी ज़्यादा रॉक शेल्टर्स मिले हुए हैं जो 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब ये जो रॉक शेल्टर हैं, द रॉक शेल्टर्स एंड केव provide evidence of a rare glimpse into human settlement and cultural evolution from hunter gatherers to agriculture। ये जो जगह है ये बहुत ही रेयरली ऐसी जगह हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है। रेयर ग्लिम्स मतलब बहुत ही कम ऐसी झलक मिलती है जहाँ पे ऐसा दिखता है कि ह्यूमन का सेटलमेंट हुआ करता था, वो कल्चरल तरीके से रहा करते थे। वो हंटर गैदरर मतलब कि घूम घूम के यहाँ वहाँ घूम के शिकार पकड़ने की जगह थोड़ा एग्रीकल्चर करते थे। रहने का मतलब ही क्या है, हम घर में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, प्रोवाइड हो जाती हैं, खाना वाना मिल जाता है। तो ये क्या है, जो खेती करते हैं किसान गांव में, वो खेती करते हैं बगल के ज़मीन पे और अपने वहाँ रहते हैं, वहीं से अन्न उगाते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पे भी हंटर गैदर से एग्रीकल्चर की ओर सेटलमेंट हुआ था। ये कल्चरल क्राइटेरिया के अंदर में आता है। और कुछ रॉक शेल्टर में तो केव पेंटिंग्स भी पाई गई हैं। केव पेंटिंग्स मतलब कि केव में लोग क्या करते थे, जैसे बैठे हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करना हो या किसी को समझाना हो तो वो पेंटिंग भी किया करते थे। तो वैसी पेंटिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी कैसी पेंटिंग भी जो है वहाँ पे मिली हुई है। और ये लगभग 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स हमें मिली हुई हैं जो हमारे इंडिया के, जो हमारे स्टोन एज जो हुआ करते थे जिनको डिवाइड किया गया था, उसके मीजोलिथिक एज में ये आता है। ये है वो भीमबेटका जिसकी मैं बात कर रही थी। ये रॉक शेल्टर्स है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है फिलहाल। और ये है वो केव पेंटिंग।
जो केव पेंटिंग में का मैं ज़िक्र कर रही थी, जो मिले हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें ड्रॉन है। तो ऐसी-ऐसी पेंटिंग्स भी हमें वहाँ पे मिली है। और अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका भीमबेटका। भीमबेटका ये कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में आपको दिख रहा है, बीचों बीच है। ये फिलहाल मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट और भी साइट्स हैं जिनके बारे में अभी मैं ज़िक्र करूँगी। एक है यहाँ पे हंसगी। ये कहाँ पे है आपका? ये आपका कर्नाटका स्टेट में फ़िलहाल पड़ता है। और यहाँ पे कुरनूल केव्स भी दिख रहे हैं जो आंध्र प्रदेश में फ़िलहाल पड़ता है। तो इसके बारे में अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर ले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस, यूएन आपने सुना होगा, ये उसका एक पार्ट है जो कि स्पेशलाइज, यूएन के एक्चुअली बहुत सारे स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के अलग अलग चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है आपका, क्यों? ये साफ साफ यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका एम है कंट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डिंग ऑफ पीस। तो ये शांति बिल्ड करने के लिए, वर्ल्ड वाइड शांति के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। फिर पॉवर्टी को इरेडिकेट मतलब हटाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबका साथ में डेवलपमेंट के लिए, और इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन द साइन। मतलब कहाँ पे इंटरकल्चरल मतलब क्या हुआ? अलग अलग कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने कल्चर कैसे एक्सचेंज करती हैं, कैसे मतलब एक दूसरे को हेल्प करती हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, साइंस में, कल्चर में, कम्युनिकेशन में। और जो भी ये पुरानी जो चीज़ें जो मिलती हैं, साइट्स मिलते हैं, उनका देख रेख यही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज करती हैं। तो ये पर्टिकुलर बहुत सारे जो साइट्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आ जाते हैं। तो इसको डायरेक्ट जो है वो इंटरनेशनली इस पे देखा जाता है ताकि कोई उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पुरानी चीज़ों को स्टडी करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। ये हमें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बार में बैठ के हम रटे, यूएन उसको ऑर्गेनाइजेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जहाँ मिले, जैसे मिले, उसी समय उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना चाहिए ताकि साथ के साथ याद भी होता जाए। फिर इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1945 में। फिर आती है बात वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? इज अ लैंडमार्क और एरिया विथ लीगल प्रोटेक्शन बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी जगह को बोल दिया गया, जैसे कि भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसको अब लीगल प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? इंटरनेशनल कन्वेंशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है यूनेस्को के द्वारा। अब बात करते हैं हंसगी का, जो कि लोकेटेड है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, इंडिया के कर्नाटका में लोकेटेड है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट है ये, मतलब स्टोन एज जो है हमारा, मतलब आज तक पुराना जो हमने खोजा है सारी चीज़ें, उसको 3 भाग में बांटा गया है। तो वो है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो ये पैलियोलिथिक साइट है, सबसे पुराना पैलियोलिथिक साइट। उसके बीच में मीजोलिथिक आता है, मीजो मतलब सेमी, बीच में। और फिर आता है हमारा नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू। तो ये अभी जस्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल ये जानिए कि पैलियोलिथिक साइट है, मतलब बहुत ही पुराना साइट है जहाँ पे पुराने टाइम की चीज़ें जो हमें मिली हैं, काफ़ी पुराने। तो वहाँ पे क्या मिला हुआ है हमें? स्टोन के टूल्स मिले हुए हैं, वेपन्स मिले हुए हैं, जो कि रेडिश ब्राउन चर्ट से बना हुआ है। ये क्या है? ये एक तरह का रॉक है जो कि कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज, सिलिका से बना हुआ ऐसा पत्थर जिसके अवशेष हमें मिले हुए हैं, जिससे पुराने टाइम पे स्टोन टूल्स या वेपन्स बनाए गए थे। नेक्स्ट बात आती है कुरनूल केव्स का। कुरनूल केव्स भी मैंने आपको दिखाया है कहाँ है। तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और यहाँ पे ये भी पैलियोलिथिक साइट है, ये भी बहुत ही पुराना साइट है जहाँ पे लोग उस समय बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर साइड में आए नहीं थे। तो ये उस टाइम की चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं। उस समय हंटर गैदरर हुआ करते थे, उस टाइम पे लोग इस जगह पे आके रहा करते थे, वैसी चीज़ें मिली हुई हैं।
अब जो कुरनूल केव्स है वहाँ पे हमें ऐश भी मिला हुआ है. व्हाट इज ऐश? ASH. दिस इज मतलब राख, मतलब कोई चीज जला हुआ उसका जो राख है वो मिला हुआ है. डैट मीन्स कि उस समय लोग फायर का यूज किया करते थे. कुरनूल केव्स कहाँ है? ये हमारा आंध्र प्रदेश में है. तो उस समय क्या है कि लोग फायर का यूज किया करते थे. तो माइट वो मतलब हो सकता है वो यूज करते हो आग को एज अ सोर्स ऑफ लाइट, वो यूज करते हो मीट को पकाने के लिए, जानवरों को डराने भगाने के लिए. तो उस समय कुरनूल केव्स के आसपास हमें, क्योंकि वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली वो क्या करते थे, बट हाँ ऑब्वियसली मिला हुआ है अनाज का जला हुआ चीज, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हुई हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं उस समय लोग फायर का थोड़ा बहुत यूज किया करते थे.